बांग्लादेश में एक बार फिर राजनीतिक भूचाल आने वाला है और इस बार भूचाल आने की संभावना इसलिए हो गई है कि शेख हसीना ने ऐलान कर दिया है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश वापस जा रही है। एक ऐसा नेता जिसको इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा दी वापस क्यों जाना चाहती है? वो जानती है वहां पर कि जाने के बाद हमें वहां मौत की सजा मिल सकती है, लेकिन फिर भी वह जाना चाहती है। इसके पीछे कौन सी कूटनीति है? तो सबसे बड़ी बात कि वह क्यों जाना चाहती है, क्या भारत का दबाव है? तो जी नहीं, भारत का दबाव नहीं है। क्यों नहीं है? भारत ने ऐसा साफ कर दिया है कि वो हमारी अतिथि हैं, जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती हैं। तो क्या भारत ने पर्दे के पीछे से कुछ इस तरह की बातें की हैं, यानी उनको वापस भेजने के लिए? हम कुछ इसी को समझने वाले हैं आज इस वीडियो में। देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना वापस जाना चाहती हैं। इसके पीछे शेख हसीना का भी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और राजनीतिक कुछ वो मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहती हैं। जब वो भारत में है तो भारत पर भी दबाव है और उनके ऊपर भी दबाव है। भारत पर बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें फैला रहा है कि भारत हमारे एक भगोड़े नेता को अपने यहाँ शरण दिए हुए है, तो भारत के ऊपर भी एक दबाव है। और शेख हसीना को भी अब वापस जाना इसलिए ठीक लग रहा है कि वहाँ अगर वो नहीं जाएंगी तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। यानी अवामी लीग के कई नेता या तो विदेश चले गए हैं, या तो जेलों में हैं, या तो भूमिगत हो चुके हैं। यानी कई तरह के उनके पार्टी के ऊपर दबाव है। और बीएनपी भी चाहती है कि बांग्लादेश वापस आ जाइए। अब बीएनपी क्यों जाएगी? क्योंकि बीएनपी तारिक रहमान तो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर शेख हसीना वापस आ जाएंगी तो उनके पास दोहरा दबाव होगा। एक दबाव तो ये होगा कि उन्हें जो मौत की सज़ा मिली है यानी कानून में ट्रायल चलाया जाए, उन्हें मौत की सज़ा दिलाई जाए। तो अगर मौत की सज़ा वाली बातें अगर वहाँ पर आ जाती हैं, शेख हसीना को अगर फांसी होती है, तो जाहिर सी बात है कि जितने अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं उनके वो सड़कों पर उतर जाएंगे और बांग्लादेश में काफ़ी अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। तो फिर ऐसे में तारिक रहमान अपनी मुसीबत को क्यों बुला रहे हैं यहाँ पर? अच्छा खासा वो भारत में है, लेकिन इसके पीछे उनके ऊपर भी दबाव है। उनके ऊपर दबाव ये है, इसलिए है कि उनकी पार्टी जो जमायत इस्लामी वगैरह जो हैं उनके गठबंधन में या राजनीतिक रूप से वो दबाव डाल रहे हैं कि शेख हसीना को वापस लाइए किसी हालत में। दूसरी बात कि वो जो लोग उनको वोट दिए हैं और उनको 70% के आसपास जो वोट मिले हैं, तो ऐसे में उन पब्लिक का भी दबाव है कि शेख हसीना को वापस लाया जाए। ऐसे में अगर वो नहीं ऐसा करते हैं तो उन्हें ये कहा जाएगा कि भारत के इशारों पे आप काम करते हैं और शेख हसीना को वापस नहीं ला रहे हैं, यानी राजनीतिक रूप से नुकसान है। लेकिन उनका एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। अगर बांग्लादेश में वापस आती हैं और उनके ऊपर कोई ट्रायल होता है और ट्रायल में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश की जो अवामी लीग के जो कार्यकर्ता है उस सड़कों पर उतरेंगे और काफ़ी अराजकता का माहौल हो सकता है। अब ऐसी में एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं वाली की स्थिति में बीएनपी फंसी हुई है। और दूसरी बात कि भारत भी अब दबाव मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश के पास बहाना है कि आपने शेख हसीना को अपने यहाँ शरण देकर रखा है, लेकिन जिस दिन वो बांग्लादेश वापस चली जाती हैं, भारत भी अब पूरी तरह दबाव डालेगा उनके ऊपर कि आप शेख हसीना को कुछ इस तरह का कोई ट्रायल न चलने दीजिए ताकि उन्हें कोई बहुत बड़ा नुकसान हो। दूसरी बात, शेख हसीना ये चाहती हैं कि वहां पर जाकर फिर से अपनी पार्टी को जिंदा करना और अपने उत्तराधिकारी को खड़ा करना, एक ऐसा उत्तराधिकार को जो कि बाद में बीएनपी या जो भी वहां के जो सरकारें हैं उनको चुनौती दे सके। ये चीज़ें अगर वहाँ पर होती हैं तो इसके लिए ही वो तैयारी करके वहाँ पर जा रही हैं। दूसरी बात कि उन्होंने स्टेटमेंट में क्या दिया? उन्होंने स्टेटमेंट में दिया है कि मैं वहीं पर दफन होना चाहती हूँ जहाँ मेरे माँ और मेरे पिता दफन हैं। यानी एक तरह से इमोशनल कार्ड भी और जनता को अपील करना चाहती हैं। दूसरी चीज़ कि देखिए, बांग्लादेश को स्थिति को समझना जरूरी है। बांग्लादेश में 3 तरह के विचारधारा है। एक पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष, जो कि इस्लाम से ज़्यादा अपनी संस्कृति को, यानी बांग्ला संस्कृति, बांग्ला भाषा, इसको समर्थन करता है। दूसरी तरफ एक मॉडरेट है, यानी वो इस्लाम को भी मानता है और दूसरी पर अपनी कल्चर्स को भी, जो पुरानी कल्चर जो सदियों से चलती आ रही, उसको भी वो समर्थन देना चाहता है। और एक तीसरा कट्टरपंथियों का है। हालांकि उनकी बहुत संख्या कम है, 10% 12% के आसपास है वो, लेकिन फिर भी वो एक राजनीतिक रूप से माहौल खड़ा करते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा रोल उन्हीं का है कि बांग्लादेश में उनको वापस लाया जाए।
वो इसलिए करना चाहती हैं ताकि उनको लगता है कि शेख हसीना को अगर हम राजनीतिक रूप से ख़त्म कर देंगे तो हमारी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने में मौका मिलेगा, क्योंकि विपक्ष में सिर्फ हम ही रहेंगे और दूसरी तो कोई रह नहीं जाएगी। इसके लिए वो राजनीतिक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए सोच रहे हैं और शेख हसीना यही नहीं चाहती हैं कि कट्टरपंथी फिर से उभरे, इसलिए वो एक प्रमुख विपक्षी के रूप में अपनी रोल दिखाना चाहती हैं, इसलिए वो एक नए उत्तराधिकार खड़ा करना चाहती हैं। इसके लिए ही वो बांग्लादेश जाने का ऐलान किए। दूसरी बात कि बांग्लादेश वहाँ जब पहुँच जाएंगी तो उनकी जो कार्यकर्ता हैं, जितने उनके पार्टी वर्कर हैं, उनके अंदर एक उत्साह हो जाएगा और जोश आ जाएगा और वो खुल के सड़कों पे उतरेंगे और सरकार के मुद्दों का विरोध करेंगे। क्यों? और दूसरी बात कि अब जब वो वहाँ पर हो जाएंगी तो एक दूसरा दबाव भी होगा, क्योंकि जो यूनिस की सरकार आई थी तो बहुत सारे अवामी लीडर्स जो थे, अवामी शेख हसीना के पार्टी के लोग, वो बहुत लोगों को पुलिस कस्टडी में मारा गया है। तो इस चीज़ों के लिए वहाँ पर भी सड़कों पर ये मुद्दा उठाया जा सकता है कि आप जिस हत्या के लिए हमें फांसी की सज़ा दे रहे हैं, तो आप उनके जो किलिंग हुई है यूनिस के ज़माने में, उनके बारे में क्या कहेंगे। यानी अब पलड़ा दोनों तरफ से बराबर का होगा। और ये भी नहीं कह सकता है कि शेख हसीना ट्रायल से भाग रही है, वो तो कहा जाएगा कि कानून एक तरह से भावनात्मक समर्थन मिल जाएगी, वो तो कानून का सामना कर रही है। लेकिन उन लोगों के ऊपर भी दबाव चला जाएगा कि जो लोगों ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की हत्या की थी यूनुस के सरकार के समय, ऐसे में अब राजनीतिक उथल पुथल खूब देखने को मिलेगी। अभी देखिए दिसंबर को अभी तो दूर है, लेकिन इतना तो तय है कि इसमें सबसे ज़्यादा किसी के ऊपर दबाव होगा तो तारिक रहमान पे होगा, यानी बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर दबाव होगा। और कि एक तरफ वो शेख हसीना को वापस तो ला रहे हैं, लेकिन जनता का समर्थन तो मिल जाएगा, लेकिन एक तरफ दूसरा वर्ग भी खड़ा हो जाएगा कि उन्हें जो ट्रायल हो बिल्कुल फ्री हो। और दूसरी बात कि जो लोग यूनिस के सरकार में अवामी लीग के लोग मारे गए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। तो ऐसी परिस्थितियों में दबाव तारिक रहमान पर बिल्कुल रहेगा और तारिक रहमान इसको कैसे हैंडल करेंगे ये तो समय बताएगा। आज के अंक में बस इतना ही। मेरे डिफॉगर चैनल को आप देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।